अस्सलाम वालेकुम। मैं अजीज बरनी हाजिर खिदमत हूँ। आज मुझे जिस मौजू पर गुफ्तगू करना है वो है क्या असदुद्दीन ओवैसी के नज़रियात मोहम्मद अली जिन्ना के नज़रियात की तरह मुल्क की तबाही का सबब बनेंगे। यकीनन बहुत से लोगों को मेरे इस जुमले पर एतराज हो सकता है, मेरे तर्ज गुफ्तगू पर एतराज हो सकता है। बहैसियत मेंबर पार्लियामेंट मुझे असदुद्दीन ओवैसी को काबिल एहतराम लफ्जों में मुखातिब करना चाहिए। मुझे साध्वी प्रज्ञा सिंह को बहैसियत मेंबर पार्लियामेंट काबिल एहतराम लफ्जों में मुखातिब करना चाहिए। मैंने मवाजना किया मोहम्मद अली जिन्ना से। टू नेशन थ्योरी जो मोहम्मद अली जिन्ना की देन थी इस मुल्क को, जो सबब बनी बंटवारे का, हिंदू और मुसलमान के दरमियान तनाज़े का। क्या हम उसी टू नेशन थ्योरी की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या फिर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत की दीवारें खड़ी हो रही हैं? जमीन बटे न बटे, लेकिन अगर नजरियात बट गए, नफरतें इस दर्जा बढ़ी कि हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया, तो क्या वही हालात कमोबेश नहीं होंगे जो 1947 में 15 अगस्त के बाद थे, जब पाकिस्तान से आने वाली रेलगाड़ियों में हिंदुओं की लाशें होती थीं और दिल्ली की जामा मस्जिद के अतराफ में मुसलमानों को कुत्ते और बिल्ली की तरह काट कर फेंक दिया गया। ये लिखा है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी किताब इंडियाज विंस फ्रीडम में। मैंने भी लिखी थी 2002 गुजरात के बाद इंडियाज लूज फ्रीडम। बहरहाल ये गुफ्तगू बाद में। आइए पहले ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख पर एक नजर डालें। 1927 में कासिम रिजवी के जरिए यह पार्टी वजूद में आई। आप में से जिन्होंने सरदार पटेल की जिंदगी पर बनी फिल्म देखी हो, उसमें कासिम रिजवी से दिल्ली में उनकी मुलाकात और जिस तरह की गुफ्तगू अमल में आई, यकीनन आपके जहन में वो मंजर आ गया होगा। तक़सीम वतन के बाद कासिम रिजवी पाकिस्तान चले गए और ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बागडोर असदुद्दीन ओवैसी के दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी के हाथ में आई। उसके बाद सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी अब्दुल वाहिद ओवैसी के फर्जंद सरगर्म हुए। 1960 में पहली मर्तबा कॉरपोरेशन के मेंबर चुने गए। उसके बाद आंध्र प्रदेश असेंबली में 1984 से लेकर 2004 तक मुसलसल मेंबर पार्लियामेंट रहे।
2004 से ताहाल असदुद्दीन ओवैसी मेंबर पार्लियामेंट हैं। 12 नवंबर 2012 तक अब्दुल वहीद ओवैसी, सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी सेकुलर थे, किसी न किसी शक्ल में कांग्रेस के साथ थे, सेकुलरिज्म के साथ थे। 12 नवंबर 2012 को उनका ज़मीर बेदार हुआ, सियासी बलूगियत हासिल हुई और उन्होंने सेकुलरिज्म से किनारा कशी इख्तियार कर ली। 12 नवंबर 2012 यानी असदुद्दीन ओवैसी की सियासी बलूगियत की उम्र 8 साल 1 महीना 23 दिन। उसके पहले वो सेकुलर, उनका खानदान सेकुलर, उनके बाप दादा सेकुलर। अब सोचें हम जरा, और वो खास तौर पर जो फॉलोअर्स हैं असदुद्दीन ओवैसी, क्या 12 नवंबर 2012 के पहले उनके बाप दादा जो सेकुलर लफ्ज से चिढ़ते नहीं थे, सेकुलरिज्म पर यकीन रखते थे, गलत थे। असदुद्दीन ओवैसी के वालिद मोहतरम जो आखिरी दम तक सेकुलरिज्म के साथ रहे, गलत थे। इन मायनों में अगर आप कह सकते हैं तो मैं आज भी गलत हूं, और मुझे अपनी इस गलती का एतराफ ही नहीं बल्कि मैं इस गलती पर खुश हूं और खुशनसीब समझता हूं कि मैं सेकुलर इंडिया के साथ हूं, सेकुलरिज्म के साथ हूं। यकीनन कॉन्स्टिट्यूशन को मुझसे ज्यादा तो पढ़ा होगा असदुद्दीन ओवैसी ने, मगर इतना तो मैंने भी पढ़ा है कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है। अब ये कैसे मुमकिन है कि जो शख्स कॉन्स्टिट्यूशन पर यकीन करे वो सेकुलरिज्म पर यकीन न करे? 12 नवंबर 2012 को कौन सी वही नाजिल हुई? इस सियासी जहनियत की तब्दीली के पीछे क्या राजनीतिक शुद्धिकरण? सोचना होगा, समझना होगा। 1984 में सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मेंबर पार्लियामेंट, 1987 में मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा और हिंदुस्तान के बहुत से शहरों में फिरका वाराना फसादात। क्या बहैसियत पार्लियामेंट मेंबर सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने आवाज बुलंद की? क्या कांग्रेस की सरकार के खिलाफ एहतजाज किया? क्या मुसलमानों के साथ खड़े हुए? क्या इन तमाम इलाकों का दौरा किया? थोड़ा और आगे चलते हैं। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत, मुंबई में फसादात। तफसील के लिए श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। बहुत कुछ मैंने दास्तान हिंद में अपनी किताब में भी लिखा है।
सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मेंबर पार्लियामेंट, सरकार कांग्रेस की, और नरसिम्हा राव वजीर आजम आंध्र प्रदेश के। इन सारी बातों को जहन में रखकर गुफ्तगू करना होगी। हाँ, उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी मेंबर पार्लियामेंट नहीं थे, लेकिन सियासत में थे। आंध्र प्रदेश की चारमीनार असेंबली से एमएलए भी थे। कितनी बार मुसलमानों के हक में तकारीर की, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर। माफ कीजिए, मैं इमरजेंसी लाइट में आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। उसके बाद 2002 गुजरात, जब सेकुलरिज्म और फिरका परस्ती के दरमियान एक वाज़ेह लकीर थी, तब पार्लियामेंट में नहीं थे, लेकिन सियासी एतबार से तो सरगर्म थे असदुद्दीन ओवैसी। कितनी जगह उन्होंने ज़किया जाफरी के लिए, इशरत जहां के लिए, हिंदुस्तान की जेलों में बंद सैकड़ों मुस्लिम नौजवानों के लिए बहैसियत वकील अपने आप को अदालत में सामने रखा। उसके बाद 2008 मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट, गोकुल चाट भंडार बम ब्लास्ट, और 2008 में ही आंध्र प्रदेश के जिला आदिलाबाद भैंसा में वटोली में एक ही खानदान के 6 अफराद को जिंदा जला दिया गया। उस खानदान के 2 लोग आर्मी में थे। मैं खुद जाकर मिला। जितने मकामात का जिक्र किया है, उन सब मकामात पर जाकर मैं मिला। क्या ये फरीजा नहीं था? माना कि सेकुलरिज्म से नफरत 2012 के बाद शुरू हुई, मगर मुस्लिम क़यादत की चाह, मुस्लिम क़यादत का ख्वाब तो पहले से था। यही मैंने मोहम्मद अली जिन्ना का तज़किरा सिर्फ इसलिए किया कि मोहम्मद अली जिन्ना भी पहले कांग्रेस के साथ थे। उनका ख्वाब था कि मुस्लिम लीग को मुसलमानों की नुमाइंदा जमात तस्लीम किया जाए, मोहम्मद अली जिन्ना को मुसलमानों का कायद तस्लीम किया जाए। कांग्रेस को यह मंजूर न था, लिहाजा मोहम्मद अली जिन्ना को सेकुलरिज्म मंजूर न था। क्या फिर वही कहानी दोहराना चाहते हैं? यह मौजू ऐसा है जिस पर मुझे तवील गुफ्तगू करना होगी। मुझे नवाखाली मगरबी बंगाल के उन वाक़यात को, जो फिरकावाराना फसादात की वजह से हिंदुस्तान की तारीख में कभी भुलाए नहीं जा सकेंगे, इसलिए जिक्र करना होगा कि मगरबी बंगाल के इलेक्शन ने फिर इस 8 साल के सियासी शऊर हासिल करने वाले एक बच्चे को सियासत में
बड़ी छलांग लगाने का ख्वाब आंखों में लिए देख रहा हूं। हाँ, आप मेरे जुमलों पर ऐतराज कर सकते हैं, मगर तारीख को नहीं बदल सकते। 2004 से 2012 तक असदुद्दीन ओवैसी जिस यूपीए गवर्नमेंट में एक एमपी की हैसियत से इल्हाक में शामिल थे, मैं उन्हीं दोनों यूपीए गवर्नमेंट में एडवाइजर था, सलाहकार था, और 2012 के भी बाद रहा। तो उनकी सियासी बलूगियत की उम्र तो सिर्फ 8 साल 1 महीना और 23 दिन है। मैं उन तमाम मुरीदों को मुबारकबाद पेश करता हूं जो इस सियासी बलूगियत के कायल हैं, एतराफ करें कि वो अपने आबा और अजदाद के सेकुलरिज्म के पैरों होने के मुखालफत करते हैं, गलत रास्ते पर थे उनके आबा और अजदाद। उन्हें आज समझ में आया जो बात असदुद्दीन ओवैसी के बाप सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी और उनके दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी नहीं समझा सके, जो उनके फॉलोअर्स के बाप दादा उन्हें नहीं समझा सके। मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट के मुल्जिमों में नाम शामिल था, कलीदी मुल्जिमों में स्वामी असीमानंद का। उसके खिलाफ मुकदमा लड़ा क्या? मेरे ख्याल से मुझे बहुत ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करना चाहिए, ताहम मुझे ये कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को आज इस बात को समझना चाहिए कि कल जिस तरह अमेरिकी सदर जॉर्ज वाकर बुश की देन थे बिन लादेन, और बाद में निशाना बने अमेरिका, जिस तरह भिंडरावाला देन थे कांग्रेस के और बाद में कांग्रेस के निशाने पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2012 के बाद जन्मा ये नया राजनीतिक विचारधारा का व्यक्ति जो आज भारतीय जनता पार्टी के इस एजेंडे में इस तरह शामिल है कि अगर मुसलमान एक तरफ एकजुट हो जाए तो हिंदू भी एक तरफ एकजुट हो जाएगा, और इसका असर देखने को मिल रहा है। ये मुबारकबाद मुसलमानों के लिए नहीं, ये मुबारकबाद असदुद्दीन ओवैसी के लिए नहीं, ये मुबारकबाद उस हिकमत अमली के लिए है जो मुसलमानों को एकजुट करने के पीछे हिंदुओं को एकजुट करने का मंसूबा जहन में रखते हैं। शायद मुझे मुसलमानों से ये कह देना चाहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी का इक़्तिदार आपको सेकुलर इक़्तिदार के मुकाबले ज्यादा पसंद है, सेकुलर सरकारों के मुकाबले जो 65 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करती रही, उनके मुकाबले आपको इस तकरीबन 7 बरस की हुकूमत को पसंद करते हैं, ये पसंद है, तो फिर बराह रास्त वोट दे दें भारतीय जनता पार्टी को। नफरतें तो कुछ कम हों उन आम हिंदुओं और मुसलमानों के जरिए जो बस इलेक्शन के दौर में सियासी होते हैं, इसके अलावा बाकी जिंदगी में वो सियासी नहीं होते। कंपैरिजन करें उन 65 साल की
के हिंदुस्तान को और इन 6-7 सालों के हिंदुस्तान को अगर ज्यादा बेहतर जिंदगी आज जी रहे हैं आप, नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, एनआरसी के बाद, सीए के बाद, तो फिर सीधे आइए ना भारतीय जनता पार्टी के नजरियात के साथ। ये बैकडोर से क्यों भाई? शायद मेरी बात आप तक पहुंचे। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से मैं ज्यादा देर आपसे गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगा। इजाजत चाहूंगा, फिर जल्द इंशाअल्लाह इस मौजू पर आपसे आगे भी गुफ्तगू होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद।